अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज कामरान और हम पढ़ रहे हैं 9th क्लास फिजिक्स। चैप्टर नंबर 3 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले जो 2 चैप्टर्स थे वो हमने क्लियर कर लिए हैं, उसके टेस्ट भी दे लिए हैं। और अब जो हम डायनेमिक्स 1 स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि वो बच्चे जिन्होंने क्लासेस नहीं ली या जो 10th से दोबारा 9th में आए हैं उन बच्चों की तैयारी हो जाए। तो बुक से अगर पढ़ा जाए तो वो काफी लेंथी हो जाता है, क्योंकि उन्होंने चीजें मिक्सअप की हुई हैं और बच्चों को पता नहीं चलता कि कहां से कहां तक करना है। पेपर में जो चीज पूछी जाती है वो लिखते नहीं है पेपर में जाके, और उससे इररिलेवेंट जो चीजें वो लिख के आ जाते हैं, इस वजह से वो फेल हो जाते हैं। तो आज मैं जो करवाऊंगा इसी तरह आपने तैयार करना है, और जो आइंदा टेस्ट होंगे उसी में भी आपने लिखनी है वही चीजें जो आज हमने करनी है। टोटल 10 से 15 मिनट की ये वीडियो है, इसको अच्छी तरह से आपने वॉच करना है ताकि आपकी तैयारी हो सके। तो सबसे पहले आपने देखना है डायनेमिक्स की डेफिनेशन के, जो चैप्टर का नाम है ना उसकी डेफिनेशन देखनी है। रिवाइज मैंने करवाया हुआ, लेकिन हल्का सा मैं दोबारा से इसको रिवाइज कर देता हूँ ताकि आप अच्छी तरह से देख सकें, समझ सकें। तो सबसे पहले डायनेमिक्स की डेफिनेशन आपने करनी है। बेसिक जो वर्ड्स है ना उनकी तरफ आपने देखना है। द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स डील्स विद मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, के कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी मोशन को डिस्कस करती है और उसकी काज के, कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है क्यों चल रहा है। जो काज है ना, ये बेसिकली पर्पस ये है कि ये कौन सी काज है, उसकी वजह क्या है, किस वजह से कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है। तो बेसिकली वो क्या कहलाती है, डायनेमिक्स। अगर हम काज को खत्म कर दें तो ये बन जाती है काइनेमेटिक्स, कि कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है वो बस चलता रहे, ये नहीं देखना कि चल क्यों रहा है। लेकिन अगर हम उसकी वजह को देखेंगे तो फिर हमारी डायनेमिक्स बन जाएगी कि मोशन। अब हम वो आगे जाके देखेंगे कि वो किस वजह से चल रही है। तो वो बेसिकली जो वजह है ना, जो काज है ना, वो है फोर्स। पेपर में अलग से पूछते हैं कि डिफाइन फोर्स, कि फोर्स क्या है। तो आपने इसमें 3 चीजें माइंड में रखनी है। अ फोर्स मूव्स आर टेंड टू मूव, कि एक फोर्स है वो किसी ऑब्जेक्ट को मूव करती है या मूव करने की कोशिश करती है। दूसरा वर्ड ये है कि स्टॉप और टेंड टू स्टॉप, कि उसको रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। पहला मूव करती है या करने की कोशिश करती है, दूसरा पॉइंट ये है कि रोकती है या रोकने की कोशिश करती है। 2 पॉइंट और तीसरा पॉइंट आपने ये लिखना है कि फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, कि पहला काम ये है कि ऑब्जेक्ट को रोकती है या रोकने की कोशिश करती है, दूसरा ये है कि उसको चलाती है या चलाने की कोशिश करती है, तीसरा काम ये है कि उसकी डायरेक्शन को चेंज कर सके। ये मैंने आपको क्लियरली समझाया हुआ कि जैसे कोई क्रिकेट खेल रहा है तो एक बॉलर जो बॉल करा रहा है, दूसरा जो बैट्समैन उसको हिट करेगा तो जो बॉल की डायरेक्शन है वो चेंज कर देगा, उसकी सिमत चेंज हो जाएगी, तो डायरेक्शन है। उसके बाद इसको जाहिर किस तरह से करते हैं, कैपिटल एफ से। क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर है, ये वेक्टर है। ये मैंने अच्छी तरह से समझाया हुआ है कि अगर उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो तो वो स्केलर होती है, लेकिन अगर मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, तो फिर वो वेक्टर है। तो ये वेक्टर क्वांटिटी ये एमसीक्यू में पूछा जाता है। उसके बाद इसकी मैथमेटिकल फॉर्म है, इसका फार्मूला है m a, यूनिट क्या है, फोर्स का न्यूटन। ये शॉर्ट क्वेश्चन आएगा पेपर में। उसके बाद जो मेन टॉपिक है वो है कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अब फोर्स तो होगी लेकिन 2 तरह की होगी, एक तो कॉन्टैक्ट और दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट से ही पता चल रहा है कि अगर फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, इसको मैं पकड़ रहा हूँ, इसके मेरे जो हाथ है ना वो मार्कर के साथ टच हो रहे हैं, अगर फिजिकल टच है तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। अगर मैं नॉट के लिख दूं सेंटर में कि नॉट टच, तो ये नॉन कॉन्टैक्ट बन जाएगा। 2 वर्ड आपने माइंड में रखने हैं। 2 डेफिनेशन लिखी हुई है आपको, जो इजी लिखे वो आप रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। फोर्सेस दैट अकर व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर फिजिकली टचिंग, अगर वो फिजिकली टच कर रहे हैं तो ये कौन सी फोर्स है, कॉन्टैक्ट। इसकी एग्जांपल है फ्रिक्शन, टेंशन, नॉर्मल फोर्स। अगर आपसे कोई पूछे कि फ्रिक्शन क्या है तो आप बता सकते हैं इजीली कि 2 सरफेस है। फॉर एग्जांपल ये मेरे हाथ है ना, एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर इस तरह से रगड़ करूंगा ना तो ये बेसिकली फ्रिक्शन है। ये रुकावट हो रही है ना, तो ये बेसिकली फ्रिक्शन है। उसके बाद दूसरा टेंशन है। टेंशन क्या होता है कि आप एक धागा ले, एक रस्सी ले, उसके साथ किसी वेट को हैंग कर दें, कोई वजन उसके साथ बांध दे, लटका दें, जैसे वजन नीचे की तरफ उसको खींचेगा ना, फोर्स लगेगी, तो जो धागा जो रस्सी है ना उसमें खिंचाव पैदा होता है। जो उसमें खिंचाव पैदा हो जाता है ना उसको बेसिकली हम फिजिक्स में कहते हैं टेंशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड है हमारा नॉर्मल फोर्स। ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर होता है, जिस सरफेस पे जाकर कांटेक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल ये मेरा हाथ है ना, ये मार्कर को इस तरह से हम कह रहे हैं कि कांटेक्ट में, दोनों कांटेक्ट में है। लेकिन जो हमारी नॉर्मल फोर्स होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि अगर फोर्स हमारी इस तरह से लग रही है, नॉर्मल है, वो बिल्कुल उसके 90 के एंगल पर लगेगी जाके, ठीक है। ये 3 चीजें आपने बेसिकली एग्जांपल में ये फ्रिक्शन, टेंशन और नॉर्मल फोर्स ही लिखना है, इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। उस पर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, इसकी भी सेम डेफिनेशन के लिए एक वर्ड चेंज करना है, विद की जगह पर विदाउट लिख देना है, तो हमारी डेफिनेशन वही है लेकिन चेंज हो जाएगी, नॉन कॉन्टैक्ट आ जाएगा विदाउट की वजह से। बाकी इसकी जो डेफिनेशन में एग्जांपल है वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्स है। ग्रेविटेशनल का मतलब ये है कि जो ग्रेविटी है, ठीक है ना, कि जो ग्रेविटी 2 मैसेज के दरमियान में अट्रैक्ट करती है किसी चीज को, तो वो ग्रेविटेशन फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक का मतलब ये है कि जिस तरह हम कहते हैं कि चार्जेस होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, वो किस तरह से एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं या रिपेल करते हैं, वो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक होती है। और जो मैग्नेटिक फोर्स है जिससे हम कहते हैं मकनातीस, जिसमें 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ पोल, कि इस तरह से वो एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं या दूसरी तरफ फेंकते हैं।
ये बेसिकली तीन आपने नाम लिखना है, जो बोल्ड लिखी हुई है ना यही लिखने, इसकी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। पेपर में मोस्टली ये रिपीट हो रहा है, डिफरेंशिएट बिटवीन कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के दोनों की डेफिनेशन लिखते हैं, दोनों का डिफरेंस लिखते हैं, ज्यादा एग्जांपल नहीं। अगर वो एग्जांपल का पूछता फिर आपने एग्जांपल लिखनी है। उसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो हमारा बेसिक फोर्स ऑफ नेचर के, जो कायनात में फोर्सेस पाई जाती है ना वो बेसिकली तीन है। वो तीन की बात कर रहा है, लेकिन जो बुक के अंदर है वो चार है, लेकिन जो आपके SLOs है उसमें वो कह रहा है कि जो तीन है उसको एक्सप्लेन कर दें। और करना भी क्या है कि एक आप उसकी डिस्क्रिप्शन करें और दूसरी उसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ कि वो किस तरह से कमजोर है, वीक है, ये आपने बतानी है। तो सबसे पहले इसकी जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसमें आपने बताना है कि जो हमारे पास एटम है उसके इर्द गिर्द हमें पता है कि शेल रिवॉल्व करते हैं, उसके सेंटर में जो होता है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर जो पार्टिकल्स है ना वो न्यूक्लियॉन्स होते हैं, जो दो तरह के होते हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन्स। ये दो पार्टिकल्स की हम बात करेंगे तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में आएंगे। उस पर जिसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो है 1, क्योंकि हमने इसको बेसिकली 10 की पावर में देखना होता है। तो इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है 1, तो इसलिए ये कह रहा है कि ये तमाम जो चार फोर्सेस हैं उसमें सबसे जो ताकतवर है ना वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस है। बाकी आप इसकी रेंज और जो पार्टिकल्स हैं ये भी एक दफा रिव्यू कर सकते हैं, लेकिन जो मेन चीज है वो डिस्क्रिप्शन और स्ट्रेंथ है, ये आपने बतानी है। उस बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है यहां से आपको समझ आना चाहिए कि जो इलेक्ट्रो है ना, ये इलेक्ट्रो और मैग्नेट ये दो वर्ड्स हैं। ये इलेक्ट्रो जिसका हम कहते हैं इलेक्ट्रिसिटी, और जो दूसरा मैग्नेट है जिसको हम मैग्नेटिज्म भी कह सकते हैं, ठीक है ना, जिसमें हम वो नॉर्थ साउथ की बात करते हैं। तो बेसिकली ये आपने फर्स्ट टाइम करनी है कि चार्ज पार्टिकल के दरमियान फोर्स लगती है, रिस्पॉन्सिबल इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म और लाइट प्रोड्यूस करती है। और इसके बाद आपने इसकी रिलेटिव स्ट्रेंथ की तरफ आ जाना है, इसकी जो स्ट्रेंथ है वो 10⁻⁻² है। थर्ड की तरफ चले तो वीक है, इसके भी सेम वही है कि रेडिएटिव जो डिके है वो किस तरह से होते हैं, किस तरह से पार्टिकल की हाफ लाइफ में कन्वर्जन होती है, रिएक्शन न्यूक्लियर रिएक्शन से रिलेटेड है। ये वीक न्यूक्लियर फोर्स है, इसकी स्ट्रेंथ 10⁻⁻6 है, मतलब के -6 का मतलब ये कि 0.000, उसके बाद आएगा हमारा 1, ठीक है ना, ये मतलब होता है। और उस बाद जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है ये तो हमें पता जा रहा है कि जो हमारी गैलेक्सीज हैं, स्टार्स हैं, उनके दरमियान में जो अट्रैक्शन रिपल्जन की फोर्स है वो ग्रेविटेशनल फोर्स है। इसकी आपने स्ट्रेंथ देख लेनी है, ये एमसीक्यूज में भी आती है, अलग से स्ट्रेंथ अलग से एमसीक्यूज में पूछी जाती है। और उसके बाद ये अगर लॉन्ग में आ जाए तो आपने तीनों की लिख के डिस्क्रिप्शन साथ साथ इनकी स्ट्रेंथ लिख लेनी है। उसके बाद आता है एसडी और एफपीडी में डिफरेंस, कि दोनों में क्या डिफरेंस है। एक तो हमारा सिस्टम डायग्राम है और दूसरा हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। यहां से आपको समझ आना चाहिए कि जो सिस्टम डायग्राम है ये पूछ रहा है कि आप किस तरह से कोई फोर्स है उसके बारे में आप अंदाजा लगा रहे हैं। तो फॉर एग्जांपल ये आपको फिगर नजर आ रही है, एक टेबल के ऊपर बुक रखी हुई है, तो ये पूरा एक सेट बन गया, एक पूरा सिस्टम है। एक पूरे सिस्टम के बाद हम विजुअलाइजेशन हम देखेंगे, जाहिरी तौर पर देखेंगे तो ये हमारा एसटी है, लेकिन अगर हम इसको लाइनों के जरिए, डॉट्स के जरिए हम निशानदेही करेंगे तो वो हमारा एफपीडी होगा। तो बेसिकली आपने ये दो लाइनें इसके साथ लिखनी है। एफपीडी में देखें तो वो कह रहा है कि ये एक डायग्राम है जो शो करती है ऑब्जेक्ट किस तरह से बिहेव कर रहा है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारी बुक पड़ी हुई है, अगर बुक की बात करें जिस तरह ये टेबल है, यहाँ पर दो फोर्सेस लग रही है, एक तो ग्रेविटी जो बुक है इसको अपनी तरफ खींच रही है, ठीक है ना, और दूसरा जो टेबल है इसको अपवर्ड फोर्स लगा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो फोर्सेस लग रही है, एक तो नॉर्मल फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रही है, दूसरा उसका वेट है बुक का वो डाउनवर्ड अर्थ खींच रही है उसको। तो दो फोर्सेस लग रही हैं, जब हम उनको एरो की मदद से रिप्रेजेंट करेंगे ना तो ये हमारा ये होगा फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन अगर हम इस तरह तस्वीर बना के उसको जाहिर करने की कोशिश करें तो हमारा सिस्टम होता है। ये दोनों की डेफिनेशन आपने करनी है। उसके बाद आ जाती है बात नेट फोर्स, डिफाइन नेट फोर्स। नेट फोर्स ये है कि अगर एक मार्कर है इसको ऊपर से फोर्स लग रही है, नीचे से भी लेफ्ट राइट से फोर्स लग रही है, तो जितनी तमाम फोर्सेस लग रही है ना उसको हम बोलते हैं नेट फोर्स। ये आपने डेफिनेशन कर लेनी है। उसके बाद दूसरी है डिफरेंशिएट बिटवीन बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। ये शॉर्ट में आता है कि बैलेंस कौन सी है और अनबैलेंस कौन सी है। तो बेसिकली आपको यहां से मैं समझा देता हूं कि एक टग ऑफ वार देख लें या ये टेबल बुक की बात देख लें, यहां से आपको ज्यादा समझ आएगी कि जो इधर से खींच रहे हैं ना फोर्स लगा वो 300 न्यूटन, और इधर को देखें तो वो भी 300 न्यूटन की फोर्स लग रही है। दोनों फोर्सेस बराबर हैं, ना ये इधर को जाएंगे ना इधर को, दोनों का बैलेंस एक ही जगह पर ये रहेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर हम इधर 3000 कर लें तो यहाँ पर 300 ही रहे, तो हमें पता लगेगा ये फोर्स ज्यादा ये कम है, ये इधर से इसको खींच के दूसरी तरफ लेके जा सकते हैं, ये फर्क होता है। अगर दोनों का बैलेंस खराब हो जाए, यहाँ पर अमाउंट बढ़ा दे यहाँ पर कम कर दें तो ये अनबैलेंस हो जाएगी। लेकिन अगर दोनों सेम है तो ये बैलेंस है। यहाँ पर आपको समझ आना चाहिए बैलेंस फोर्सेस दैट आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ये इनकी मिकदार है कि कितनी कितनी क्वांटिटी 200 300 500 जितनी भी हैं वो इनकी मैग्नीट्यूड है। अपोजिट डायरेक्शन के एक दूसरे के अपोजिट होनी चाहिए, एक चीज इधर को दूसरी इधर को। रिजल्टिंग इज नो नेट फोर्स, के इनकी जो नेट फोर्स है वो 0 होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा है वो ये अनबैलेंस्ड फोर्सेस, कि
सेम इक्वल का फर्क रखा हमने, फोर्स दैट आर नॉट इक्वल, कि वो इक्वल नहीं है, एक में 300 कह रहे हैं दूसरे में हम 3000 कह रहे हैं, तो वो अगर वो इक्वल ना हो तो उसको हम कहते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस। जिस तरह ये गाड़ी की एग्जांपल दिया कि एक फोर्स है वो 80 न्यूटन 800 न्यूटन, दूसरे 3600 न्यूटन है, तो ये ज्यादा, तो ये गाड़ी आगे की तरफ मूव कर जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इनर्शिया। डिफाइन इनर्शिया। इनर्शिया में बॉडी इज प्रॉपर्टी ड्यू टू व्हिच इट रेजिस्ट एनी चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, कि अगर कोई बॉडी रेस्ट पे है ना तो वो कहती है मैं रेस्ट पे रहूं, लेकिन अगर वो मोशन कर रही है तो उसकी जो मेन सलाहियत होती है वो कहते हैं कि वो मोशन ही करती रहे, लेकिन अचानक आप उसको रोकने की कोशिश करते हैं, उसकी मोशन में रुकावट या उसको रेस्ट से मोशन में लाने की कोशिश करते हैं, तो उस जो रेजिस्टेंस को हम कहते हैं इनर्शिया। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है फॉलिंग फॉरवर्ड इन अ कार व्हेन ब्रेक्स सडन ब्रेक्स आर अप्लाइड, कि आप कार चला रहे हैं और अचानक से आपने ब्रेक प्रेस कर दिया तो आप आगे की तरफ ऐसे झुक जाते हैं, तो ये भी इनर्शिया की वजह से है। उस पर ये गिलास की मिसाल दे रहा है कि गिलास के ऊपर उसने एक शीट रखी है, शीट के ऊपर आपने सिक्के रख लिए, कॉइन रख लिए, तो आप शीट को ऐसे खींचेंगे ना तो वो जो कॉइन है वो गिलास के अंदर गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि जो कॉइन है वो रेस्ट में, इसलिए वो गिलास के अंदर गिरे हैं। अगर वो मोशन में होते तो वो पेज के साथ साथ ही दूसरी तरफ मूव कर जाते। नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ ये शॉर्ट में आएगा, 3 नंबर का क्वेश्चन है, ये आप लिख लें। वो कह रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो रेस्ट पे रहेगा जब तक हम उसके ऊपर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते। ये आपने डेफिनेशन करनी है, उसके बाद ये फार्मूला लिख सकते हैं। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर इस चैप्टर में लॉन्ग है वो है ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये 2-3 तरह से पूछा जाता है, या तो ये पूछेगा स्केलर प्रूफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, या ये पूछेगा F = ma कि भाई इसको प्रूव करें। तो आपने क्या करना, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट लिखनी है। स्टेटमेंट आप फार्मूले से भी याद कर सकते हैं, इधर से भी, कि जो फोर्स है ना वो एक्सेलरेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि जितनी ज्यादा फोर्स लगाएंगे उतना एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, बॉडी मूव करती जाएगी। उस पर द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट फोर्स, कि जो उसकी मैग्नीट्यूड है ना एक्सेलरेशन और फोर्स की वो डायरेक्ट है, लेकिन जो इनवर्स किसके है, मास की, ठीक है ना, कि जो मास है वो फोर्स के क्या है, इनवर्सली, एक्सेलरेशन की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब लिखना क्या है, आपने डेफिनेशन लिखनी स्टेटमेंट, उसके बाद आपने इसकी फार्मूले की डेरिवेशन करनी है। सबसे पहले आपने लिखना है कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल F, के फोर्स और एक्सेलरेशन दोनों क्या है, डायरेक्ट। दूसरा आपने कहा कि एक्सेलरेशन और मास क्या है, इनवर्स। तो इनवर्स का मतलब ये था कि वो बटे में आ गया, ऊपर में आ गया। दोनों इक्वेशन को आपने क्या किया, कंबाइन किया, तो F और M बन गया। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन आपने जब खत्म किया तो कोई कांस्टेंट आ गया K को आपने नाम दिया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट। तो इसकी वैल्यू मोस्टली 1 होती है, तो इसलिए हम K की जगह पर 1 पुट करेंगे तो F = ma आ जाएगा। सिंपल फार्मूला डिराइव होगा। यही हमारा न्यूटन का सेकंड लॉ का फार्मूला है, इसका यूनिट भी न्यूटन नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हमारा एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है। एक्शन फोर्सेस ये होती है कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉल है, आपने इसको पकड़कर किसी दीवार के ऊपर फेंक दिया, ठीक है ना, उसके दीवार को हिट किया, जो आपने उधर जाके हिट करवाई है ना वो कौन सी एक्शन, लेकिन जो दीवार के साथ कांटेक्ट करके दोबारा आपके पास आएगी ना बॉल, वो क्या है, रिएक्शन। तो बेसिकली दो चीजें, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस। अ फोर्स दैट इज एक्सर्टेड बाय फर्स्ट बॉडी, जो फर्स्ट बॉडी लगाती है फोर्स वो कौन सी है, एक्शन। जो वापस आगे से रद्द-ए-अमल होता है वो कौन सा होता है, रिएक्शन। ये दोनों की रिएक्शन है। उस बार जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि न्यूटन का थर्ड लॉ। न्यूटन के बेसिकली 3 लॉज हैं। फर्स्ट, जिसमें बॉडी रेस्ट में तो रेस्ट में रहे, अगर मोशन कर रही है तो मोशन करती रहे जब तक हम उसके बाहर से कोई फोर्स नहीं लगाएंगे, लेकिन मोस्टली वो रेस्ट की बात करते हैं। उसके बाद दूसरा जो लॉज है वो फोर्स और मास और इनर्शिया से रिलेटेड है, उसकी डेरिवेशन है वो पेपर में लॉन्ग आएगा, और थर्ड लॉ भी पेपर में लॉन्ग आता है, फर्स्ट सिर्फ शॉर्ट में आएगा। थर्ड की बात करें तो वो कह रहा है एवरी एक्शन इज ऑलवेज एन इक्वल बट ऑपोजिट रिएक्शन, कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन उसकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, सेम। अगर 300 की फोर्स से आपने एक्शन लगाया तो ये रिएक्शन है वो भी 300 की सही होगा, वो ज्यादा नहीं हो सकता या कम नहीं हो सकता, वो इक्वल ही रहेगी उस पर, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है। जाहिर बात है, आप एक चीज को दूसरी तरफ फेंक रहे हैं, उसकी डायरेक्शन इधर है, लेकिन आगे से वो हिट करके वापस आ रही है तो वो उसकी डायरेक्शन उल्ट हो गई है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन है। आप पेपर में एक्सप्लेनेशन कैसे देनी है, आपने बताना है कि हमारे पास एक बॉडी ए है, वो बी के ऊपर कोई फोर्स लगा रही है, उस बाद रिएक्शन के तौर पर क्या होगा, बी दोबारा से ए के ऊपर एक फोर्स लगाएगी। फिर उसके बाद वो कह रहा है कि बॉडी ए ऑन बी इज द एक्शन फोर्स, जो ए बी के ऊपर जो लगा रही है ना, फोर्स लगा रही है वो एक्शन है, लेकिन जो बी दोबारा ए के ऊपर लगा रही है वो रिएक्शन है। ये स्टेटमेंट लिखनी है आपने। उस बाद एग्जांपल अगर पूछेंगे एक्सप्लेन करें विद एग्जांपल, तो आपने ये देने हैं। एक तो टेकिंग ऑफ रॉकेट, कि आपने रॉकेट की मिसाल देनी है कि जैसे हम रॉकेट को टेक ऑफ करवाते हैं तो वो किस तरह से एक्शन और रिएक्शन वाला प्रोसेस करते हैं। और रॉकेट मूव्स ऑन द सेम प्रिंसिपल, कि ये भी सेम प्रिंसिपल के उसूल पर काम करता है। When its fuel burns, कि जब उसकी जो गैसेस जो फ्यूल है वो बर्न जलता है, उसके बाद क्या होता है, हॉट गैसेस एस्केप आउट फ्रॉम इट टेल, कि उसकी जो टेल है वहां से गैसेस पीछे की तरफ एस्केप होती हैं विद अ वेरी हाई स्पीड, बहुत तेजी से। द रिएक्शन ऑफ दीस गैसेस ऑन द रॉकेट कॉज इट टू मूव अपोजिट टू द गैसेस,
कि जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रॉकेट है वो दूसरी तरफ जाना शुरू हो जाता है। मतलब कि जो गैसेस निकल रही है ये एक्शन हो रहा है, इसके नतीजे में ये रॉकेट ऊपर की तरफ जा रहा है, ये एक्शन हो रहा है, ये एक्शन और रिएक्शन दोनों हो रहे हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या उल्ट है। ये जो एक्शन हो रहा है ये पिछली तरफ हो रहा है, लेकिन जो रिएक्शन है वो आगे तरफ हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन, लेकिन मैग्नीट्यूड क्या है दोनों की सेम। एक तो ये एग्जांपल है, दूसरा क्या है एन एयर फिल्ड बलून के जैसे आप किसी गुब्बारे में हवा भरते हैं उसको छोड़ते हैं, वो जो एयर है वो नीचे की तरफ स्केप करती है, जो बलून है वो ऊपर की तरफ चला जाता है, तो वहां पर भी एक्शन और रिएक्शन होता है। ये दोनों में से आप एक कर सकते हैं। उसके बाद इसकी लिमिटेशन भी है, कुछ इसके फायदे तो कुछ इसके नुकसान भी है कि कुछ हद तक ये अप्लाई नहीं भी कर सकते। अब जो इसकी लिमिटेशन है, जो इसकी हदूद है, लिमिट है, वो हमने देखनी है, पेपर में आती है मोस्टली, ये लॉन्ग आया था पिछली दफा, आपने इसको अच्छी तरह से देख लेना। लिमिटेशन ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के एक तो इसकी लिमिट ये कि इसको ये क्रॉस नहीं कर सकता, वो ये है कि माइक्रोस्कोपिक स्केल दे डू नॉट फुली डिस्क्राइब मोशन एट वेरी स्मॉल स्केल, कि ये छोटे दर्जे पर चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, लाइक एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल, ठीक है ना, एटॉमिक लेवल पर ये की चीजों को डिस्कस नहीं कर सकता। वेयर क्वांटम मैकेनिक्स इज नीडेड, बेसिकली जो फिजिक्स है ना ये दो तरह से है, एक क्लासिकल और दूसरी क्वांटम है। क्वांटम को हम बेसिकली मॉडर्न फिजिक्स ही कहते हैं। जो 19वीं सदी से पहले की फिजिक्स है ना वो है क्लासिकल, जो आजकल पढ़ रहे हैं ये है क्वांटम। अब फर्क ये है कि जो क्लासिकल है वो कहते हैं कि जो लाइट है ना ये हम तक पहुंचती है सिर्फ जो लहरें है ना वेव्स की सूरत में पहुंचती हैं, तो अगर हम इसको वेव से ट्रीट करें तो ये हमारे क्लासिकल बन जाती है, लेकिन इसी लाइट को अगर हम कहें कि ये छोटे छोटे डार्ट की सूरत में हम तक पहुंचती है, छोटे छोटे डार्ट्स पैकेट्स की सूरत में, तो फिर वो क्वांटम में आ जाता है। लेकिन जो न्यूटन्स लॉज है ना ये क्लासिकल में ही रहते हैं, ये क्वांटम में नहीं अप्लाई होते। उसके बाद दूसरा ये है रिलेटिविटी, रिलेटिविटी कि एक चीज दूसरी के हिसाब से किस तरह से मूव कर रही है। They do not account for relativistic effect at very high speed approaching to the speed of light, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इतनी स्पीड से मूव कर रहा है जितनी स्पीड लाइट की होती है तो तब ये न्यूटन्स लॉ फेल हो जाते हैं। आइंस्टाइन थ्योरीज आर नीडेड फॉर एक्यूरेट प्रेडिक्शन, कि एक्यूरेट जो अच्छी पैमाइश है उसके लिए फिर वो आइंस्टाइन की बात आ जाती है जो कि क्वांटम मैकेनिक्स में चला जाता है। उसके बाद जो हमारा न्यू टॉपिक है वो है मैथ और वेट, दोनों में डिफरेंस। दोनों में आपने क्या करना है, डेफिनेशन करनी है। मैथ्स का हमें पता कि क्वांटिटी है, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसमें कितनी क्वांटिटी है वो मैथ्स है, लेकिन अगर उसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है, जिस तरह हम कहते हैं ग्रेविटी किसी चीज को नीचे की तरफ खींचती है, तो वो बेसिकली वेट है। मैथ्स कौन सी क्वांटिटी, स्केलर और ये वेक्टर है, इसको हम फिजिकल पहले से मेजर करते हैं, इसको स्प्रिंग से। इसी तरह ये कह रहा है कि हर जगह पर सेम होती है, लेकिन ये सेम नहीं होती है, जी के ऊपर डिपेंड करती है। बाकी इसके आपने यूनिट देख लेने हैं। उसके बाद फोर्स को किस तरह से, मैथ्स को किस तरह से मेजर करते हैं, ये दोनों की आपने डेफिनेशन कर लीजिए, एक स्प्रिंग बैलेंस के, दूसरा फोर्स सेंसर है। उसके बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, ये बेसिकली 4-5 चीजें ना, ये डेफिनेशन है, इसमें ज्यादा कोई कहानी नहीं है ना, ये लॉन्ग है, सिर्फ ये शॉर्ट है कि आपको ग्रेविटेशन का पता होना चाहिए, ग्रेविटेशन फील्ड का पता होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट जमीन अपनी तरफ खींचती है तो हम ग्रेविटी का नाम देते हैं, और जिस एरिया में, जिस रीजन में उसके ऊपर वो अफेक्ट कर रही है वो उसका फील्ड होता है, जिसको हम ग्रेविटेशन फील्ड कहते हैं। और स्ट्रेंथ का ये मतलब है कि किस तरह से, किस शिद्दत के साथ वो ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो उसकी स्ट्रेंथ होती है, ताकत होती है, ठीक है ना। ये डेफिनेशन है आपने करनी है। उसका जो न्यू टॉपिक है वो हमारा मोमेंटम है। द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कॉल्ड मोमेंटम, कि अगर किसी बॉडी का मास और उसी के साथ थोड़ी सी वेलोसिटी के साथ मोशन कर रही हो तो हम कहते हैं कि उसमें क्या पैदा हो गया, मोमेंटम। ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका यूनिट देख लेना आपने, ये शॉर्ट में है। अब ये लॉन्ग कैसे आएगा, वो बोलेंगे कि डिस्क्राइब आर रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड चेंज इन मोमेंटम, के मोमेंटम चेंज हो रहा है, डेल पी ओवर डेल टी इज इक्वल टू एफ, प्रूव करें। दो तरह से, या ये स्टेटमेंट दे सकते हैं या डायरेक्ट आपको इसका रिजल्ट दे सकते हैं कि भाई इसको प्रूव करें। फिर आपने क्या करना, आपने कहना कि हमारे पास एक फोर्स है, वो किसी बॉडी के ऊपर लग रही है, जो उसका मास m है, उसमें एक्सेलरेशन a प्रोड्यूस हो रहा है। न्यूटन का जो सेकंड लॉ वो बताता है कि f इक्वल टू m है, जो कि हमने पहले डिस्कस किया है। तो जो a है ना एक्सेलरेशन, वो हमें पता है कि चेंज इन वेलोसिटी होती है, कि वेलोसिटी को हमने चेंज किया vf माइनस vi ओवर t, तो ये हमारा एक्सेलरेशन बन गया। अब हमने क्या किया, इक्वेशन 2 को 1 में पुट किया, ये a की जगह पर उसकी वैल्यू पुट कर दी, तो f इज इक्वल टू m, और a की जगह पर ये वैल्यू पुट कर दी, तो m इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेगा, फिर इसके साथ भी करेगा। देखें m vf माइनस m vi, दोनों को हमने लिख लिया। उसके बाद हमने क्या किया, दोनों में ये मैच और ये मैच क्या हो गए, कट हो गए। नहीं सॉरी कट नहीं करने, आपने m v है ना, तो हमने देखा था कि m v, ये एम वी किसके बराबर है, पी के बराबर है, मोमेंटम बन गया हमारा। तो ये एम वी एफ और ये एम वी आई, तो बेसिकली जहां पर एफ था वहां पर पी एफ आ गया, जहां पर वी आई, तो ये मोमेंटम इनिशियल और फाइनल दोनों मोमेंटम हमने लिख दिए, नीचे टाइम उसी तरह रहा। तो जो मोमेंटम में चेंज हो रही है उसको हमने डेल भी लिख दिया। डेल्टा बताता ही चेंज क्या है, कि अगर किसी के साथ डेल लग जाए तो आपने समझ आना कि इसमें क्वांटिटी में चेंज हो रही है। तो डेल पी ओवर डेल टी आ गई, ये हमारा रिजल्ट निकला है। तो उसके बाद जो थर्ड इसकी स्टेटमेंट है वो ये है, इस तरह से वो आपसे पूछेगा, The time rate of change of momentum of a body is equal to the net force,
कि अगर हम मोमेंटम को चेंज कर रहे हैं तो वो फोर्स के इक्वल है, या ये एमसीक्यू से पूछते हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स वेलोसिटी, उसके बाद एक्सेलरेशन गैस के, तो आपने फोर्स के ऊपर टिक करनी है, ये एमसीक्यू है, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं, आइसोलेटेड सिस्टम ये कि फॉर एग्जांपल ये रूम है ना, इस रूम में अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है ना, अटैक कर रहा है या रिपेल कर रहा है किसी चीज दूसरी चीज को, और बाहर से कोई फोर्स ना लग रही हो, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेशन इज अ ग्रुप ऑफ इंटरैक्टिव बॉडीज ऑन व्हिच नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग, कि बाहर से कोई दोबारा दूसरी फोर्स अमल नहीं कर रही, तो ये आइसोलेटेड सिस्टम होता है। स्टेट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, क्या हम मोमेंटम को कंजर्व कांस्टेंट किस तरह से रख सकते हैं, ठीक है ना, इसका कंजर्वेशन प्रिंसिपल है वगैरह। दी मोमेंटम ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट, कि अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो वहां पर जो मोमेंटम होता है ना चीजों का, वो कांस्टेंट होता है। ये पेपर में लॉन्ग में आएगा, आगे मैं बताता हूँ। उससे पहले आएगा इंपल्स, ये आपने डेफिनेशन करें, दो डेफिनेशन लिखिए जो आपको आसान लगे वो कर लेने हैं। कंसेप्ट समझा देता हूँ। आप क्रिकेट खेलते हैं ना, तो जैसे आपने बॉल को हिट किया, तो जो बॉल और बैट का जो दौरानिया होता है ना, वो 1 सेकंड के लिए होता है। 1 सेकंड के लिए आप हिट करते हैं और बॉल को दूसरी तरफ फेंक देते हैं, ठीक है ना। तो हम कहते हैं कि एक थोड़े से टाइम में आप ज्यादा फोर्स लगा दें, ठीक है ना, थोड़ा टाइम लगे लेकिन जो उसका इफेक्ट ना वो ज्यादा हो, तो उसका हम कहते हैं इंपल्स, ठीक है। Impulse is defined as the change in momentum of object when a force is applied, कि आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं, उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, और उसको कोई टाइम, थोड़ा सा टाइम भी लगेगा, तो बेसिकली हमारा इंपल्स बन जाता है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका फार्मूला लिख लेना है। उसके बाद ये आपको कंसेप्ट वाला क्वेश्चन पूछते हैं वो, कि व्हेन अ गन इज फायर्ड इट रिक्वायर्स वाई, कि जब आप गन से बंदूक से फायर करते हैं तो वो पीछे की तरफ झटका क्यों खाती है, बताएं क्यों खाती है। तो इसका आपने आंसर करना है कि जब हम बंदूक से गोली चलाते हैं, फायर करते हैं, तो जो बुलेट है वो आगे की तरफ चली जाती है, जो गन है वो पीछे की तरफ आ जाती है। अब हम उसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो पहले हम बात करेंगे मोमेंटम की। पहले मोमेंटम पी था जब आपने फायर नहीं किया, उसके बाद ये वाला मोमेंटम जब आपने फायर कर दिया। अब देखिए जब आपने फायर नहीं किया तो समझ जाए कि जो गन है वो रेस्ट पे, जब रेस्ट पे समझ लो उसकी वेलोसिटी 0, तो वेलोसिटी 0 तो मैस भी उधर से 0 हो जाएगा टोटल फैक्टर, तो मोमेंटम पी 0 हो गया, तो पी एफ हमारा रह जाएगा इधर। तो ये जो एम है ना, ये हमारा मैस है, और जो बी है ना, ये वेलोसिटी है। लेकिन फर्क क्या रखना आपने, जो कैपिटल बी है ना, सॉरी जो बी है ना ये बताएगा बुलेट, और जो जी है ना ये बताएगा गन के बारे में। तो मैस ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट, मैस ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन, ये दो चीजें हैं। ये इधर प्लस है, इधर जाके माइनस होगी। तो दूसरी तरफ हमने निकाली थी वीजी के वेलोसिटी ऑफ गन, के वेलोसिटी कितनी स्पीड के साथ गन पीछे की तरफ झटका खाती है, वो चीज हमने निकाली थी। हमने सिंपल एक्सप्लेनेशन निकाली है। अभी हम इसको रिजल्ट को डिस्कस करते हैं कि क्या बता रहा है। नेगेटिव साइन, ये जो नेगेटिव आ रहा है ना, ये क्या बता रहा है, इंडिकेट करता है वेलोसिटी ऑफ द गन इज अपोजिट टू द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट, कि जो गोली है ना वो आगे तरफ जा रही है, लेकिन जो गन है ना वो पीछे की तरफ जा रही है, ठीक है ना, अपोजिट डायरेक्शन होगी, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। फिर वो कह रहा है द गन रिक्वायर्स सिंस मास ऑफ द गन इज मच, बात तो वही है कि जो गोली का मैस है वो छोटा है, लेकिन जो गन का मैस है वो बड़ा है। लेकिन जो वेलोसिटी की बात करेंगे, जिसका मैस बड़ा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कम, लेकिन जिसका मैस थोड़ा है उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है ना। तो बात ये कि जो बुलेट है ना उसका मैस थोड़ा होता है, लेकिन जो गन है ना उसका मैस ज्यादा होता है, इसलिए वो बुलेट के मुकाबले में कम स्पीड से पीछे की तरफ आती है, ठीक है ना। जितनी स्पीड से गोली आगे की तरफ जाती है उतनी स्पीड से गन पीछे की तरफ जाए, तो कोई तो नजर ही नहीं आएगी आपको। ये इसने फिगर से भी ड्रा किया हुआ है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम किस तरह से होता है, कि मोमेंटम को किस तरह से कंजर्व कर सकते हैं, कांस्टेंट कर सकते हैं। ये डेफिनेशन वही है जो पीछे हमने की है। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है, ये मैं यहाँ से आपको समझाता हूँ, आप वहां से लिख के याद कर सकते हैं। हमारे पास दो मैस है, एक का मैस m1 दूसरे क्या है m2, दो स्केल लिए हमने, दो बॉल्स ली हैं। एक की वेलोसिटी क्या है u1, दूसरे की है u2। ये बिफोर क्लीन है, अब टकराव नहीं कराया हमने। दूसरे पे हमने क्या किया, बॉल्स को पकड़ा, एक दूसरे के साथ टक्कर करवा दिया हमने। एक का मैस m1 दूसरे का m2, लेकिन ये देखिए f21 आ रहा है, इसका मतलब ये कि जो बॉल 2 है ना वो 1 के ऊपर फोर्स लगा रही है इस कंडीशन में। ये जो पहला फैक्टर है 2 1, अगर 1 2 इसका मतलब कि पहली फोर्स दूसरी के ऊपर लग रही है, अगर 2 1 आ रहा है इसका मतलब दूसरी बाल पहली के ऊपर फोर्स लगा रही है। इसमें हम देखेंगे 1 2, इसका मतलब कि पहली बाल की फोर्स इसके ऊपर लग रही है, इसलिए दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। ये ड्यूरिंग प्लेन जब टकराव हो रहा है, आफ्टर प्लेन जब टक्कर होने के बाद बाल फिर सेपरेट हो जाते हैं। फिर वो कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी पहले u1 थी, अब v1 हो गया। अब फाइनल रिजल्ट की तरफ आते हैं। तो आप देखें जो बिफोर था ना वो m1 u1 था, और जो दूसरा था मोमेंटम वो भी m2 u2 था। दोनों का हमने सम किया। आफ्टर की बात करें तो u की जगह पर v आ गया। अगले स्टेप में हमने दोनों के जाके क्या करना, इक्वल रख लेना। तो देखिए दोनों सेम है, इधर भी सेम इधर भी सेम है, पर क्या पड़ा कि u1 से v1 हो गया। तो हम देखते हैं दोनों के मोमेंटम क्या रहा, सेम रहा। अब हम एक्सरसाइज क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। ये थोड़े से टिपिकल, इनको एक दफा आपने समझ लेना। वो कह रहा है व्हेन अ मोटरसाइकिल
हिट्स अ स्टेशनरी कार के जब एक मोटरसाइकिल एक कार रेस्ट पे है खड़ी है उसके वो जाके हिट कर देता है। ही मे फ्लाई ऑफ द मोटरसाइकिल, वो मोटरसाइकिल से ऊपर उतर के ना आगे तरफ गिर जाता है। ठीक है ना, ऐसा होता भी है कि एक कार खड़ी है दूसरा मोटरसाइकिल पर स्पीड से आ रहा है, जैसे कार हिट करता है वो आगे तरफ गिर जाता है। एंड द ड्राइवर इन द कार मे गेट नेक इंजरी, और जो कार का ड्राइवर है ना उसकी गर्दन के ऊपर इंजरी आ गई, चोट लग गई है। एक्सप्लेन करेंगे। वो कह रहा है ना मोटरसाइकिल हिट्स अ स्टेशनरी कार इनर्शिया कॉज हिम टू कीप मूविंग फॉरवर्ड। मैंने बताया था ना कि इनर्शिया कह रहा है कि अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो वो मूव करती रहे, अगर वो रेस्ट पे तो रेस्ट पे रहे। अब वो मोटरसाइकिल मूव कर रहा है, जो इनर्शिया वो कहता है कि वो मूव भी करता रहे, लेकिन अचानक आगे से कोई ऑब्जेक्ट आ गया, कार आ गई है, वो कार के साथ हिट किया, लेकिन जो ऑब्जेक्ट है वो तो मोशन में है ना, इसलिए वो मोशन करता आगे गिर जाता है। एक मसला ये होगा which can make him fly off the bike, इस वजह से वो ऊपर की तरफ आगे तरफ उड़ जाता है। The car driver may experience a neck injury because their head also due to inertia, अब उसका जो हेड है वो ऐसे रेस्ट में है, अब अचानक से कुछ चीज आगे पीछे से लगती है तो वो अचानक से मोशन में हो जाता है, इस वजह से उसको नेक इंजरी होती है। तो ये भी इनर्शिया, इधर भी इनर्शिया आ गई, इधर भी इनर्शिया। मेन वर्ड क्या है इसमें, इनर्शिया। इन आटम वेल यू शेक अ ब्रांच, कि आप एटम में क्या करते हैं, मौसम खिजां में जाके जो दरख्त है उसकी शाख को जाके ऐसे हिलाते हैं। द लीव्स गेट डिटैच्ड, और जो उसके जो पत्ते होते हैं ना वो डिटैच होना शुरू हो जाते हैं, गिरना शुरू हो जाते हैं। व्हाई डज दिस हैपन, ये क्यों होता है, ये भी इनर्शिया है। अब देखिए इन एटम शेकिंग अ ब्रांच काज लीड टू डिटैच बिकॉज ऑफ देयर इनर्शिया। अब देखिए जो पत्ते हैं ना वो कहते हैं कि हम रेस्ट में हैं, लेकिन आप अचानक से उसको फोर्स से उतारने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इनर्शिया बता रहे हैं ना। बिकॉज ऑफ द इनर्शिया व्हेन द ब्रांच शेक द लीव्स टेंड टू रिमेन एट रेस्ट, के जो पत्ते हैं वो रेस्ट में रहने की कोशिश करते हैं until the branch movement overcome, जैसे आप उसके जो मोशन है वो ओवरकम होना शुरू हो जाते हैं, बढ़ जाती है, उसकी ताकत ज्यादा हो जाती है, तो इनर्शिया वो वीक हो जाता है, इस वजह से वो फॉल ऑफ हो जाते हैं। तीसरे में कह रहा है व्हाई इट इज नॉट सेफ टू अप्लाई ब्रेक्स ओनली द फ्रंट व्हील ऑफ द बाइसाइकिल, कि आप जो मोटरसाइकिल साइकिल चलाते हैं ना उसके आगे वाले टायर से जो फ्रंट आप ब्रेक लगाते हैं वो क्यों खतरनाक होती है। तो वो बता रहा है कि अप्लाइंग ब्रेक्स ओनली ऑन द फ्रंट व्हील ऑफ द बाइसाइकिल कैन कॉज अ सडन स्टॉप, उससे ये था कि अचानक आप रुक जाते हैं। दूसरा ये था कि मेकिंग द बाइसाइकिल वेट शिफ्ट फॉरवर्ड ड्यू टू इनर्शिया, कि इनर्शिया की वजह से जो आपकी बाइसाइकिल का वेट है ना वो आगे की तरफ हो जाता है, जो पिछला टायर है ना वहां से आगे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। तो आप देखते हैं कि जो आपके पिछले टायर, जो रियर टायर है ना पिछला, वो जैसे आप ब्रेक प्रेस करते हैं तो वो नीचे से ग्राउंड से जो उसका कॉन्टैक्ट है ना वो खत्म होना शुरू हो जाता है, वो ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है, जैसे ही ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है तो सारा वजन आगे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाता है। As a result, the rear wheel may lift off the ground, ठीक है ना, वो ग्राउंड से ऊपर होना शुरू हो जाता है, leading to loss the control and causing rider fall forward, कि जैसे वो ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है तो जो राइडर उसका कंट्रोल खत्म हो जाता है, वो आगे तरफ गिरना शुरू हो जाता है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, वो डिड्यूस की बात कर रहा है कि थर्ड जो दूसरा कानून था वहां से आप फर्स्ट कानून बनाए दोबारा। तो आपने क्या करना, उसका फार्मूला लिखना है m में, तो यहाँ पर हमें पता है कि फोर्स 0 है, एक्सेलरेशन 0 है, मास 0 नहीं है उसका। उसके बाद आपने क्या किया, एक्सेलरेशन का फार्मूला लिखा, डायरेक्ट एक्सेलरेशन को 0 किया तो ये हमारा क्या बन गया vf माइनस vi, और उसके बाद ये टाइम इधर मल्टीप्लाई डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एक ही फैक्टर आ गया vf माइनस vi, ये इधर माइनस इधर आके प्लस हो गया, vf और वेलोसिटी दोनों इक्वल हो गया। ये बता रहा है दिस मींस दैट ऑब्जेक्ट विल कम कंटिन्यू मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर कोई ऑब्जेक्ट चलता है तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ही चलेगा थ्रू द टाइम। इफ vi इज 0, कि अगर टाइम के मुताबिक अगर vi को 0 कर दे तो vf भी 0 हो जाएगा, ये इसका रिजल्ट बन गया, ठीक है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे हो जाएगा। फिर वो कह रहा है कि एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट इन डायरेक्शन, दीस फोर्सेस ऑलवेज एक्ट इन पेयर। एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस है ना वो इक्वल कैसे होते हैं और वो उनके जो पेयर कैसे बनते हैं, उसको वो कह रहा है कि डू दे बैलेंस ईच अदर, क्या एक दूसरे को बैलेंस कर सकते हैं। कैन बॉडीज मूव अंडर एक्शन रिएक्शन पेयर, क्या एक्शन और रिएक्शन के दरमियान बॉडी मूव कर सकती है या नहीं, ये तीन क्वेश्चन वो एक ही स्टेटमेंट में पूछ रहा है। तो आपने क्या करना है, पहले में एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट डायरेक्शन, ये तो सिंपल थर्ड लॉ की स्टेटमेंट हो गई। But they do not necessarily balance each other because they act at different objects, क्योंकि जो एक्शन है वो दूसरी बॉडी पे हो रहा है लेकिन जो रिएक्शन है वो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट पे हो रहा है, इसलिए वो हम कह सकते हैं कि वो बैलेंस नहीं होते। These forces can cause motion, जिस वजह से क्या होता है कोई ऑब्जेक्ट चल सकता है। They do not cancel each other, कि वो एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते, ये सेम वही चीज है। अब वो कह रहा है कि a man स्लिप्स ऑन द ऑयली फ्लोर, कि एक ऑयली फ्लोर है, फर्श है, उसके ऊपर एक आदमी ने गिर रहा है, ही वांट्स टू मूव आउट ऑफ दिस एरिया, वो इस एरिया से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। ही इज अलोन, वो अकेला है। ही थ्रोज हिज बैग टू मूव आउट ऑफ दिस स्लिपरी एरिया, वो अपना बैग दूसरी तरफ फेंकता है ताकि वो स्लिपरी एरिया वहां से बच सके। व्हाई इज इट सो, ये ऐसा क्यों करता है? तो वो कह रहा है थ्रोइंग हिज बैग इन वन डायरेक्शन इंपॉर्ट्स एन इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन। बात वही है कि वो एक्शन और रिएक्शन हो रहा है, जैसे वो बॉल फेंक रहा है ना, वो जो बैग फेंक रहा है उसके जो पांव वो ग्राउंड के साथ है, वो एक्शन और रिएक्शन कर रहे हैं।
पुशिंग हिम इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन ड्यू टू न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना। जैसे वो ऑब्जेक्ट दूसरी तरफ फेंक रहा है लेकिन उसके जो पांव वो ग्राउंड के साथ क्या कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, जिसकी वजह से ग्राउंड उसको आगे चलने में मदद दे रहा है, वो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। ये वही बता रहा है कि मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है। हाउ वुड यू यूज न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम टू एक्सप्लेन मोशन ऑफ रॉकेट। रॉकेट की मिसाल कह रहा है कि वो किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे, वो हम एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं, वही लिख देंगे आपने। व्हाई इज क्रिकेट बेटर ग्लव, व्हाई आर क्रिकेट बेटर ग्लव्स पैडेड विद फोम, कि जो बैट्समैन होते हैं ना उनके जो दस्ताने होते हैं, जो ग्लव्स होती हैं उनमें फोम क्यों लगी होती है। तो बात ये है कि एक और भी क्वेश्चन जनरेट हो सकता है कि फॉर एग्जांपल जो बाइकर है, ये ऐसा बेस आपके एग्जाम होते हैं तो आपने माइंड में रखना है। ये तो दस्ताने की बात कर रहे हैं ना ग्लव्स की। अगर वो बात करें हेलमेट की कि जो हेलमेट है उसके अंदर फोम क्यों लगाई जाती है, तो आप बता सकते हैं कि जो फोम है ना, उर्दू में भी आप लिख सकते हैं, जाहिर नहीं कि आप इंग्लिश में लिखें, उर्दू में आप लिख सकते हैं कि जो फोम है ना, आप देखिए फॉर एग्जांपल कोई बंदा गिर गया है तो गिरने के बाद जो जमीन के साथ लगेगा ना, तो जो फोम है और जो फोर्स लग रही है उसमें थोड़ा सा टाइम आ जाता है, ठीक है ना। क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट है उसको प्रेस होने में 2 सेकंड 3 सेकंड तो लगेगा ना, तो हम कह सकते हैं कि जो इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है ना वो कम हो जाता है, कि जितनी शिद्दत के साथ फोर्स लगनी थी ना, अब उसके दरमियान में हमने फोम रख दिया ताकि वो तेजी की बजाय थोड़ा सा पीछे उसके साथ फ्रिक्शन करे, फ्रिक्शन करने के बाद ऑब्जेक्ट तक पहुंचे ताकि जो चांसेस ऑफ इंजरी है वो कम हो जाए। क्रिकेट बेटर ग्लव्स आर पैडेड विद फोम टू इंक्रीज द इंपैक्ट टाइम, कि जो दौरानी है ना उनका वो बढ़ जाए। ड्यूरिंग बॉल कांटेक्ट विद ग्लव्स व्हेन द इंपैक्ट टाइम इंक्रीज, कि जब टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये इसका फार्मूला आपने लिख देना है। वेयर विल यू वेट बी ग्रेटर नियर अर्थ और मून, वो कह रहा है कि आपका जो वेट ना वो कहां पर ज्यादा होगा, जमीन के ऊपर या चांद के ऊपर। तो इसका सिंपल आंसर है कि जमीन के ऊपर आपका वजन ज्यादा होगा। एक फार्मूला है, ये फार्मूला के जो जी है ना ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन हमने देखा था वो 1/re+h है। जो r है ना ये रेडियस ऑफ अर्थ है और h हाइट इसका स्केयर है। ये यहाँ से हमने प्रूव किया था कि किस तरह से जो वेट है ये कम और ज्यादा होता है, कि चांद पर ज्यादा या अर्थ पर ज्यादा। तो इसका रिजल्ट ये है कि ये अर्थ पर ज्यादा है, क्योंकि मैथ हमेशा कांस्टेंट होता है हर जगह पर। उस पर ये सिंपल है कि जो रोनाल्डो है ना, जो फुटबॉल प्लेयर है, वो क्या करता है, बॉल को किक करता है, किक करने के बाद जो बॉल है ना वो जमीन की जो हाईएस्ट पॉइंट है ना उसको टच करती है। तो वो कहता है कि जो जमीन का जो हिस्सा है वो उसके साथ साथ क्यों नहीं जा रहा, क्योंकि जो मैस ऑफ अर्थ है ना वो ज्यादा है लेकिन जो फुटबॉल है वो कम है, इसलिए एक बात कह रहा है। तो आपने सिंपल न्यूटन थर्ड लॉ के बारे में बता देना है, F = ma के बारे में। अब जो दूसरा टॉपिक है वो हमारा है एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स। तो आपने न्यूमेरिकल के एक दफा देख लेना। वो कह रहा है कि ए बॉय इज होल्डिंग अ बुक ऑफ मैथ्स। अब एक लड़का है उसने एक बुक उठाई हुई जिसका मैथ्स क्या है 2 kg। उसके बाद फोर्स लग रही है, एक तो फोर्स मालूम करनी है, उसके बाद हम कह रहे हैं कि एक्सेलरेशन क्या है उसका 3 मीटर/सेकंड है। दो चीजें हैं, एक तो सिंपल फोर्स है, दूसरे बाद क्या है टोटल फोर्स। दो फोर्स हमने मालूम करनी है, ठीक है। डाटा गिवन हमें, तो देखिए मैथ्स भी गिवन है, एक्सेलरेशन भी गिवन है, जी भी गिवन है। तो ये एक फोर्स थी वो हमारी थी जमीन वाली, क्योंकि जो बुक उठाई हुई ना जाहिर बात है ग्रेविटी उसको अभी तक खींच रही है। तो आपने ये फार्मूला याद कर लेना है फिजिकल mg वाला, ठीक है ना। W=mg, यहाँ पर दोनों की वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। और जो दूसरा था F=ma, वहां पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। दोनों आंसर आप लिखने हैं। दूसरा न्यूमेरिकल की ये है कि एक गर्ल है उसने एक मैच उठाया हुआ, वो 30 kg है, वो चल रही है, उसकी कितनी स्पीड के साथ 4 मीटर/सेकंड, उसका मोमेंटम फाइंड करना है। तो मोमेंटम का फार्मूला ये था F=mv। फार्मूला आपको पेपर में गिवन होगा, आपने जस्ट वैल्यूज पुट करिए और इसका आंसर निकालना है। तो मैथ्स और वेलोसिटी दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 120 और 7 उसका यूनिट लिख देंगे आप। फिर थर्ड न्यूमेरिकल है, वो कह रहा है कि जो मैथ है m है वो 2 kg है, स्पीड कितनी है 15 है। उसके बाद तीसरी चीज है टाइम दिया गया 0.2 सेकंड। फाइंड क्या करना है जी, फोर्स फाइंड करनी है। बुल्क सैंड है ऑन द बॉल, ठीक है ना। ये बेसिकली आपको जो जितने भी फार्मूलाज न्यूमेरिकल से रिलेटेड होंगे ना वो आपको गिवन होंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपल फार्मूला देखना है, क्योंकि हमें गिवन है एक तो वी आई गिवन है, वी एफ हमें गिवन नहीं है, टाइम हमें बताया गया 3 चीजें। तो ये फार्मूले पी एफ माइनस पी ए यानी ये आपने लगा देना है। तो मोमेंटम को ओपन करेंगे तो एम पी एफ और एम पी आई आ जाएगा। सिंपल आपने इसमें वैल्यूज इंटर करनी है और इसका फार्मूला निकल आएगा। जो नेगेटिव साइन है ना ये बताता है कि जो डायरेक्शन ऑफ बॉल है ना वो अपोजिट है। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 4 में वो क्या बता रहा है कि एक 100 ग्राम बुलेट है, कि एक गोली है उसका मास 100 ग्राम है, 5 kg की गन है। उसके बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है 20 है, रिकॉइल की कितनी रिकॉइल करेगी, ठीक है ना, कितने स्पीड से पीछे की तरफ आएगी, ये हम देखते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, मैथ को ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्ट करना। तो आपने कन्वर्जन करनी है किलो में, किलो का मतलब है कि आपने 1000 से डिवाइड कर देना है।
वो किलो में आ जाएगा। उसके बाद मैथ दूसरा गन का वो अपन लिख लेना है। ये हमने एक न्यूमेरिकल देखा था ना थ्योरी में, ये चीज़ ये फार्मूला आपने लगा देना, डाटा हमारे पास इसमें हमने पुट कर देना तो हमारा आंसर निकल आएगा। लास्ट वन न्यूमेरिकल है, वो कह रहा है कि एक कार है 15 kg की है, वेलोसिटी इतनी है, उसको अचानक से आपने ब्रेक लगा दी है, फिर वो कह रहा है कि आपने फोर्स जो देखिए वो कितनी है 50 है, उसके बाद कितना टाइम लगेगा कार को रुकने के लिए। तो ये फार्मूला आपको गिवन होगा ये वाला, डेल पी ओवर डेल टी पी एफ माइनस पी आई। तो आपने सिंपल क्या करें, इसको ओपन करके इसमें वैल्यूज एंटर कर देनी है। बाकी एम वी एफ की भी है, वी आई की भी है हमारे पास, मैथ्स भी है हमारे पास, और फोर्स भी है, टाइम इधर से निकल आएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लाई डिवाइड हो रहा है, इधर आगे मल्टीप्लाई उस तरह है। तो टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, आपने साथ सेकंड लिख देना है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3, इसकी टोटल रिवीजन मैंने आपको करवा दी है। अब आपका काम है इसको दोबारा से अच्छी तरह से तैयार करना। अल्लाह हाफिज़।